और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज वर्कर्स को घाटी में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोगों को तैयार रहना होगा और आप सभी लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं उसी तरीके से जिस तरीके से किसानों ने 11 महीना लगातार कुर्बानियां दी, लड़ाई लड़ी और 11 महीने के बाद केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए थे वो तीनों कृषि कानून वापस लिए। आपको उन कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामिए और उन्होंने ये भी कहा उन्हें कि आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा और बेहतर इंसान बनकर ही आप जनता की सेवा कर सकते हैं और जनता का सेवक बनकर ही आप लोगों के बीच में दोबारा से जा सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दफा 370 की बात करते हैं और कहते हैं कि दफा 370 जो है उसकी एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में एक पर्यटन बढ़ा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उसका क्या मतलब है, क्या जम्मू कश्मीर केवल टूरिज्म है, क्या जम्मू कश्मीर केवल पर्यटन है, पर्यटन के अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा उन्होंने हैदरपुरा एनकाउंटर पर भी बात की और अन्य कई और चीज़ों पर भी बात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जो संबोधन किया उस संबोधन में बहुत बारी ऐसा लग रहा था कि वो एक धार्मिक धर्म गुरु की तरह बात कर रहे हैं और अपने सभी लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने धर्म की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखें, थाम कर रखें, आप अपने धर्म का पूरे तरीके से पालन करें, तभी जाकर बात बनेगी। ऐसा लग रहा था कि वो धर्मगुरु के तौर पर कह रहे हैं कि आप अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखेंगे, आप अगर भगवान में पूरा विश्वास रखेंगे, तभी जाकर बात बनेगी, तभी जाकर जम्मू कश्मीर में जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनका हल हो सकता है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये बात, जिसमें उन्होंने किसानों की तरह कुर्बानियां देने की बात कही है, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनकी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जब हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कुछ नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जिस जनता से ये कह रहे हैं कि आपको कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहना होगा, वो वही जनता इनसे ये जानना चाहती है कि जब 1987 में चुनाव हुए थे और चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई थी और उसी बेईमानी के नतीजे में कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद की आग लगी थी, कौन था जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसी तरीके से हमने जब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि 1996 में सत्ता में आने के बाद 6 साल तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सत्ता में रहे और 2001 में जब आतंकवाद ने भारत के विभिन्न भागों में दस्तक दी तो उसके नतीजे में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया। जब वो कानून आया तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में उस कानून को लागू करने वाली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। तो हम जानना चाहते हैं कि जनता को आज तो वो कुर्बानियां देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जिस समय उनको वक्त आया था कुर्बानी देने का, उन्होंने वो कुर्बानी क्यों नहीं दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ही एक अन्य नेता ने यह भी कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आम कश्मीर के जनमानस को ये बात समझाएं कि 2001 की दहाई में जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में आप एलाई थे, पार्टनर थे, 2002 में गुजरात में दंगे हुए, उन दंगों के नतीजे में आपको तो खुद उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि आप एनडीए का साथ छोड़ दें, क्योंकि अगर आप एनडीए में बने रहेंगे तो ये आपके लिए राजनीतिक तौर पर आपके अपने राज्य में घातक सिद्ध साबित हो सकता है। लेकिन वो अपनी किताब में लिखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ अलायंस में रहूंगा। तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता ये सवाल पूछते हैं कि उस वक्त जब आपको कुर्बानी देनी थी तो आपने कुर्बानी क्यों नहीं दी। और उन नेताओं में से कुछ और नेताओं ने ये सवाल भी, बड़ा अजीब सा सवाल है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 2002 के दंगों के बाद अपने पुत्र उमर अब्दुल्ला को कहना चाहिए था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय में अभी तक बने हुए क्यों हैं। तो उन्होंने 2002 में वो कुर्बानी भी नहीं दी, क्यों नहीं दी, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक के टेन्योर को लेकर जब हमने एक और कश्मीर के बुद्धिजीवी से बात की तो उन्होंने हमें बताया
कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आम जनमानस को, आम जनता को कुर्बानी की याद दिला रहे हैं, किसानों की तरह लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। 2009 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी, पैलेट का इस्तेमाल जब घाटी में हुआ तो पैलेट का इस्तेमाल जिस सरकार ने किया, उस सरकार ने अगर उस समय पैलेट का इस्तेमाल करने की बजाय सरकार से इस्तीफा दिया होता और कांग्रेस को यह कहा होता कि पैलेट घाटी में नहीं चलेगा, हम सरकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आम कश्मीर घाटी के आम युवक को परेशान नहीं देख सकते, हम पैलेट अपने ही बच्चों के ऊपर चलते हुए नहीं देख सकते हैं। तो वो ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार 2009 में, 2010 में जब वो सब कुछ हो रहा था, तब आपने अपनी सरकार की कुर्बानी क्यों नहीं दी। वो एक और बड़ा मजेदार सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि 2014-15 में जब बुरहान वानी आतंकी के तौर पर आतंक का पोस्टर बॉय बनकर फेसबुक और बाकी सभी जगहों पर नजर आने लगा, तो वो ये पूछते हैं 2009 में और 2010 में जो घाटी के अंदर हालात थे, जिन हालात के नतीजे में खुद बुरहान वानी के परिवार ने और बुरहान वानी को लेकर जो कुछ लेख अलग अलग अखबारों में छपे, जो उसका महिमा मंडन अखबारों में हुआ करता था, उसमें ये बात भी आई कि 2009-10 में जो कुछ घाटी में हुआ उसके नतीजे में बुरहान वानी एक स्टूडेंट से आतंकवादी बना। तो लोग ये पूछते हैं, जब ये युवक जो घाटी का आने वाला कल थे, घाटी का आने वाला भविष्य थे, बंदूक उठाने के बारे में सोच रहे थे, तब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़कर सत्ता से बाहर आ गए होते और ये कहा होता कि हम घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद की आग को किसी भी वजह से हवा मिले वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम सत्ता की कुर्बानी दे रहे हैं, तो शायद आज आम जनमानस घाटी का यकीन करता कि वाकई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कुर्बानी की बात करते हैं वो कुर्बानी की बात बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक और नेता से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने एक और बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा 2009 में एक बात चल पड़ी थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार से तमाम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस लाएगी और अगर तमाम नहीं ला सकी 2-3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो वापस ले ही आएगी। लेकिन 6 साल सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, लेकिन एक भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एनएचपीसी से जम्मू कश्मीर की सरकार को वापस नहीं मिला। 3 साल जब हो गए थे और आपको पता चल गया था कि केंद्र सरकार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस देने वाली नहीं है, आपने सरकार की कुर्बानी क्यों नहीं दी। लोग ये भी पूछते हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर जब उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि जल्द हमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से नजात मिलेगी, उसके बाद उस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर न कभी कोई बात हुई, ना ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को जम्मू कश्मीर से विड्रॉ किया गया, रिपील किया गया। लोग ये पूछते हैं कि जब आपने ट्वीट किया इसका मतलब आपको आश्वासन मिल गया था, आश्वासन मिलने के बावजूद जब एएफएसपी विड्रॉ नहीं हुआ, अगर आपने उस समय सत्ता छोड़ दी होती, अगर आपने उस समय सत्ता से इस्तीफा दे दिया होता, तो लोग तालियां बजाते, खुश होते और कहते ये कि ये जो कुर्बानी आपने जम्मू कश्मीर के लिए दी है, वाकई ये कुर्बानी है और इसी कुर्बानी के नतीजे में जम्मू कश्मीर अलगाववाद और आतंकवाद की आग से बाहर निकलेगा। लोग इसी तरीके से कुछ और राजनीतिक लोगों से और उन लोगों से जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ता को बहुत करीब से देखा है, वो लोग ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो आज के वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहते हैं कि ये नई दिल्ली की मैन्युफैक्चर्ड पार्टी है, इसको नई दिल्ली चलाती है, इसे ये नई दिल्ली से ने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया है, वो ये कहते हैं कि कल जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे में जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे, उन समीकरणों के बाद भी अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी दल को भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी और राष्ट्रीय पार्टी के साथ, नेशनल पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ा, तो क्या वो ऐसा करने से इनकार करेंगे? क्या वो कुर्बानी देंगे कि हम कुर्बानी देते हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, जब तक 370 वापस नहीं आता, जब तक 35 से वापस नहीं आता। तो ये सारी बातें वो लोग कहते हैं और फिर ये कहते हैं कि गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर के वो मुद्दे, जिन मुद्दों के ऊपर जम्मू कश्मीर में राजनीति होनी चाहिए थी, उनके ऊपर राजनीति नहीं हो रही है। यानी कोई भी नेता जम्मू कश्मीर में वो सब चीजें कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है जिनके नतीजे में जम्मू कश्मीर के आम जनमानस की दिक्कतें और परेशानियां एड्रेस हो सकती हैं। यानी वो क्या है?
सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के लिए बच्चे परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें एज रिलैक्सेशन अभी तक नहीं मिला। वो उमर अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल पर नजरें टिकाए बैठे हैं कि कब वो उनके हक में ट्वीट करेंगे। जम्मू कश्मीर की पुलिस की बॉर्डर बटालियन बननी थी, बॉर्डर बटालियन के बच्चे परेशान हैं कि हमारा रिटर्न इम्तिहान कब होगा। वो बच्चे भी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब उमर अब्दुल्ला के ट्विटर हैंडल पर, महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल पर और अन्य जितने भी राजनीतिक लोग घाटी के हैं उनके ट्विटर हैंडल पर हमारी बात भी होगी, हमको लेकर भी बात की जाएगी। उसके अलावा फॉरेस्टर के इम्तिहान के जो एस्पिरेंट्स हैं या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानों के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो नौजवान जो सरकारी मुलाजमत के लिए दाएं बाएं दौड़ भाग कर रहे हैं, वो नौजवान जो प्राइवेट मुलाजमतों के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इनके ट्विटर, इन सभी नेताओं के ट्विटर हमारे मसलों को, हमारे परेशानियों को लेकर खामोश क्यों हैं। इनके ट्विटर पर, इनके फेसबुक प्रोफाइल पर, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर जब कश्मीर घाटी को लेकर अलगाववाद, आतंकवाद, 370-35 के अलावा कोई और बात इनके ट्विटर हैंडल से, इनके फेसबुक पेज से क्यों नहीं होती, ये वो सारे नौजवान पूछते हैं। नौजवान तो अपनी बात कर ही रहे हैं, राजनीतिक लोग भी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि किसानों की तरह आपको भी कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा।